तो बचपन में ये सब प्रैक्टिकल आपने बहुत बार किए होंगे। एक्चुअली में ये एक जादू था हमारे लिए बचपन में, जब हम एक पेन को अपने माथे के पीछे रगड़ते थे, कि स्केल को अपने माथे के पीछे रगड़ते थे और एक पीस ऑफ पेपर को उठाने की कोशिश करते थे, वो बड़े ही आराम से उड़ जाता था। हालांकि इस केस में मैंने ग्लू लगा रखा था, पर आप करके देखें तो आपके साथ जरूर होगा कि आपका वो पेपर बड़े ही आराम से उस पेन के साथ चिपक जाएगा। उसके पीछे का रीजन एक दिन आपकी जिंदगी में एक चैप्टर बनकर आएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस छोटे से प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। इसके पीछे की कहानी पूरी की पूरी इस छोटे से प्रैक्टिकल के साथ जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में देखेंगे डिटेल के साथ में, और देखेंगे कि एक्चुअली में चार्ज क्या होता है इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसके पहले इंट्रो देख लेते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रॉस द थ्योरी, और ये है हमारी एक नई सीरीज जिसका नाम है कर्मवीर, जिस सीरीज के थ्रू हम बोर्ड के बच्चों के फिजिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। थियोरी के साथ में न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के साथ एमसीक्यू और एग्जांपल्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे। थियोरी के एक एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ उस थियोरी के बैरियर को क्रॉस भी करेंगे। देखेंगे कि कैसे आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके फिजिक्स में। कोशिश ये रहेगी कि इन 70 दिनों के अंदर, जितने आने वाले 70 दिन, इन दिनों के अंदर आपके फिजिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज से फिजिक्स आपके दिमाग के अंदर घुस सके। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप भी सीरीज का हिस्सा बन जाएंगे, और सारी वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारी सीरीज के सबसे फर्स्ट एपिसोड में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इस चैप्टर को मैंने 6 वीडियोस के फॉर्मेट में बांट रखा है, यानी कि अगर आपने 6 वीडियोस को देख लिया तो आपके एग्जांपल के साथ न्यूमेरिकल में भी जितने भी बेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपका कोर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे एमसीक्यूज भी हम इसके साथ में करते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की बेसिक से। तो जैसे ही मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर है ये अपने आप में क्या कहता है, तो इसको क्लियर करने के लिए आपको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। इलेक्ट्रो ये वर्ड बना है इलेक्ट्रिक से, और वही स्टैटिक्स का मीन्स होता है रुका हुआ। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं रुका हुआ। ये वर्ड को क्लियर समझें। इलेक्ट्रिक है लेकिन रुका हुआ है। इलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है लेकिन रुके हुए फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिक की जितनी भी बातें करनी है वो सारी बातें रुके हुए इलेक्ट्रिक के लिए होंगी, मूवेबल इलेक्ट्रिक के लिए नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक मूव करने लगता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है, यानी मूवेबल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम मूवेबल इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रुके हुए की। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है कि आपका जो इलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन है वो है चार्ज, और वो रुका हुआ है। हर चीज का एक बेस होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक का भी एक बेस है, वो है चार्ज। उसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है चार्ज। अगर आपने चार्ज को समझ लिया तो आप इलेक्ट्रिसिटी को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बेस है मेरा मास, यानी कि मेरे अंदर से जो निकल के आता है मास, वो मेरा बेस है, और इसी के बेस पर मैं टिका हूं। तो सिंपल सी बात है, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का बेस है। एक बात डिटेल से क्लियर कर लो। पहले तो चार्ज के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, चार्ज क्या होता है। तो किसी भी चीज के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है, पर चार्ज का कोई डेफिनेशन होता ही नहीं है। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए मास का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है और कब कब पढ़ा है, तो आप कहेंगे कि मास का तो कोई डेफिनेशन हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि मास की कोई डेफिनेशन होती नहीं है, सेम एज चार्ज की तरह कोई डेफिनेशन नहीं होती। मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जो मैटर्स के अंदर से आती है, हर मैटर के अंदर है। ये छोटा है, इसका भी मास है, मेरा भी मास है, इस बोर्ड का भी मास है, आपका भी मास है। हर एक मैटर का, हर एक बॉडी का जो इस अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उन सब का अपना एक मास है, और वो मास उन सब के इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि उनके अंदर से आया है। क्यों है मेरे अंदर मुझे नहीं पता, पर है, हर चीज का है। अगर मैं एटॉमिक लेवल पर पहुंच जाऊं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करूं, तो उनके भी मासेस हैं मेरे पास, यानी एवरी पार्टिकल के मास है, सब पार्टिकल का मास आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी मास होता है, बहुत कम होता है, 10⁻31 kg के फॉर्म में होता है, लेकिन होता है। यानी मास ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबके अंदर है, कहां से आई मालूम नहीं, पर है। चार्ज भी ऐसी ही प्रॉपर्टी है।
इंटरनल प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आप इसका कोई और डेफिनेशन देखते हो तो एक्चुअली में वो एक बनावटी डेफिनेशन है जो आप भी हर तरीके से बना सकते हो। यहां पर बेसिक बात इतनी है बस कि चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये हर मैटर के अंदर है, हर मैटर के अंदर है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, जैसे मास की क्वांटिटी है, लेकिन है हर मैटर के अंदर। अंदर से आया, कहां से आया इसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, अंदर से आया, बस सब चीज के अंदर है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब आप कह सकते हो कि सर अगर इसके अंदर मास है तो मैं इसको फील कर पाता हूं। देखिए मैं उठाऊंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, मास है, या मैं इसको रख के पुश करूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर मास है, लेकिन इसके अंदर चार्ज है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो पता ही नहीं था इसके अंदर चार्ज है, मुझे दिख भी नहीं रहा है, मैं इसके फिजिकल कांटेक्ट में आऊं तो भी मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगा कि भाई आप इसके मुकाबले बहुत बड़े हो। मैं जब इसको रब कर रहा था, फ्रिक्शन दे रहा था, याद आ रहा है अपने माथे के पीछे मैंने इसको फ्रिक्शन दिया तो ये कागज को उठा लेता था, उस पेज को उठा लेता था, यानी कि जब मैंने इसको फ्रिक्शन दिया तो इसके अंदर एनर्जी को मैंने फॉर्म किया, फ्रिक्शनल एनर्जी इसके अंदर डाली, तब इसने वो जादू दिखाया और बताया कि मेरे अंदर चार्ज है। जैसे मास को देखने के लिए आपको इसको उठाना पड़ेगा, उसी तरीके से चार्ज को किसी भी चीज के अंदर से जगाने के लिए, वो हैं सबके अंदर पर सो रहे हैं, आप उनको उठा दीजिए और उनके जादू को आप देखने लग जाएंगे, तुरंत देखने लग जाएंगे कि चार्ज इसके अंदर आ गया है। हर चीज के अंदर चार्ज को जागृत करने का अलग अलग तरीका है। आप फ्रिक्शन से जागृत कर दीजिए, यानी जगाइए उनको, फ्रिक्शन देकर रगड़िए और एनर्जी उनको मिल जाएगी, वो अपने आप उठ जाएंगे और वो मैजिक दिखाना शुरू करेंगे कि आपको तुरंत फील होने लगेगा कि अच्छा यहां चार्ज है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर आपके पास कोई मेटल बार है तो आप उसको हथौड़ी से पीटिए उसके दोनों पार्ट्स पर, लगातार लगातार उसके दोनों डाइपोल्स पर पीटते रहिए, पीटते रहिए, पीटते रहिए। तो ऐसे कंडीशन में वो अपने आप अंदर से चार्ज रिलीज करना शुरू करेगा और उसके दोनों पोल्स पे चार्ज आ जाएंगे। यानी कि चार्ज हर चीज के अंदर है, बस आपको देखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि एनर्जी देनी पड़ेगी, सेम टू सेम मास की तरह। ठीक है, मास को देखने के लिए आपको उसको उठाना पड़ेगा, उसके फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। चार्ज भी ऐसा ही कुछ है, तो यानी चार्ज कहीं ना कहीं मास के जैसा ही है और सिमिलर है। मैं फिर से इस वर्ड को यूज करता हूं, सिमिलर। सिमिलर का मीनिंग उसके जैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे कोई रिलेशन है इसका, ठीक है, सिमिलर है उसके जैसा। अब बात करते हैं कि चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर ही नहीं, अब आपके पूरे जीवन में चार्ज को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल क्यू से, याद रहना चाहिए। मास को मेजर करने के लिए आपके पास एक यूनिट है जो है केजी, तो उसी तरीके से चार्ज को भी मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट की जरूरत है, यानी आपके पास कितना चार्ज है इसको मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज, याद रहना चाहिए भाई आपको, वो है कूलम्ब। ठीक है, रिप्रेजेंट एज कैपिटल सी, नॉट स्मॉल सी, कैपिटल सी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्ब, वो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में एक तो सबसे पहले वैज्ञानिकों में से एक है, उसके साथ ही साथ बहुत अच्छा काम किया, तो उनकी याद में इसके यूनिट को हम कूलम्ब बोल देते हैं, याद रहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूला को अगर आप देखें तो वो होता है A1 T1। हालांकि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत ऊपर लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन क्लास 10th के बेस पर अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बात हो जाएगी चुपके चुपके, याद रखेंगे, यानी कि किसी को बताना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में एक कोने में स्टोर कर लेना है। Q इक्वल टू I अपॉन में T होता है, सो T ऊपर चला जाएगा, ये बन गया I। ओ हो क्या लिख दिया हम लोगों ने, I इक्वल टू Q अपॉन में T, सो T ऊपर आ जाएगा तो I T इक्वल टू Q। I इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है A1, एक्चुअली में एम्पियर है और एम्पियर को डायमेंशन फॉर्मूला के रूप में भी एक्सेप्ट किया गया है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है A1 और यहां T जो है ये होता है टाइम, तो T1, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज बना A1 T1, याद रहना चाहिए। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज A1 T1, इंटरनल प्रॉपर्टी सिमिलर एज मास है, इसका जो यूनिट है वो है कूलम्ब। अब आ जाते हैं थोड़ा सा टाइप ऑफ चार्ज पर। चार्ज के कितने टाइप हैं एक्चुअली में, क्योंकि अब चार्ज के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो चार्ज की बात करते हैं। तो भाई चार्ज के 2 टाइप हैं। सबसे पहले टाइप की बात करता हूं तो वो है पॉजिटिव चार्ज, याद रहना चाहिए। सबसे पहला पार्ट है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव या नेगेटिव में बहुत कंफ्यूजन होती है, एक्चुअली में लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, टीचर समझ नहीं पाते और बच्चों को बता भी नहीं पाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है।
अगर मैं पॉजिटिव हुआ और आप मेरे बिल्कुल अपोजिट हैं तो आप अपने आप नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर मैं नेगेटिव हूं तो आप मुझसे बिल्कुल अपोजिट है तो आप क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। मैंने कह दिया जो अच्छा काम करेगा वो आज से पॉजिटिव, तो जो बुरा काम करेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी एक रिस्पेक्टेड फॉर्म है, मेरे रिस्पेक्ट में आप नेगेटिव हो सकते हो। पॉजिटिव की बात करता हूं तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करोगे प्लस वी से। आप पॉजिटिव सिंबल का भी यूज कर सकते हो या आप P प्लस का भी यूज कर सकते हो। ये देखकर आपको तुरंत याद आ रहा होगा प्रोटॉन, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्चुअली में किसी भी एटम के न्यूक्लियाई के अंदर होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियाई के अंदर होता है। ये प्रोटॉन जो होता है ये यूनिट होता है पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज की जब भी बात करोगे तो उसका यूनिट प्रोटॉन होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है भाई, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज आया हुआ होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मैं यहां पर पॉजिटिव सिंबल लगा देता हूं, नहीं लगाऊंगा तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पॉजिटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट ऐसे करो या ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना है कि प्रोटॉन जो होता है वो यूनिट होता है पॉजिटिव चार्ज का, इसी से पॉजिटिव चार्ज बना, ऐसा समझ लो। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम जितना होता है। सेकेंड टाइप है, अब एक पॉजिटिव है तो इसका बिल्कुल अपोजिट कौन हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करना तो बिल्कुल इसका अपोजिट कर दो, माइनस वी, माइनस से, या इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये बेसिक है या यूनिट है नेगेटिव चार्ज को। जब भी आप अगर आप नेगेटिव के फॉलोअर हो तो आपको इलेक्ट्रॉन का फॉलोअर होना पड़ेगा, अगर आप पॉजिटिव के फॉलोअर हो तो आपको प्रोटॉन का फॉलोअर होना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली पॉजिटिव जो बना है वो प्रोटॉन से बना है और नेगेटिव जो बना है वो किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के ऑर्बिट में होते हैं। एक एटम को बैलेंस फॉर्म में रहने के लिए जितना प्रोटॉन चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होता है, जो चार्ज होता है वो भी सेम टू सेम होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, लेकिन अपोजिट होता है। तभी ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। और एक एटम जो होता है वो चार्ज के फॉर्म में बैलेंस होता है। जब बैलेंस होता है तभी मैटर पॉसिबल हो पाता है। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं मैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, माइनस। यहां मैं डायरेक्शन की बात तो इतना इससे कह रहा हूं, अब इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना कि चार्ज होता है वो वेक्टर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन मींस कि उसका अपोजिट रहेगा, जो अगर वो पॉजिटिव है तो मैं उसके अपोजिट में ही उतना ही क्वांटिटी रिलीज करूंगा और कैंसल आउट कर दूंगा, जिससे एटम बैलेंस में आ सके। तो चार्ज की कहानी ये रही। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़नी है, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आप एक नोटबुक बना लीजिए, अगर आपको सीरीज के साथ कंटिन्यू रहना है तो उस नोटबुक में आप लगातार जितना पढ़ाया जाता है नोट करते जाइए और बस उसको रिकॉल कीजिए। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे यार, झंडे गाड़ दोगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको जो याद रखनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में कहीं से भी पूछ सकते हैं। चार्ज आर स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, आर लिखो कि इज लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको इसके ऊपर जाना ही नहीं। आप सीधी सी बात कहो कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहां पर मैं JEE नीट वालों के लिए बता दूं कि ये टेंसाइल क्वांटिटी है, पर मैं इसकी कोई बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बोर्ड लेवल की, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और यही आप अपने दिमाग में फिट करें। सेकंड बात मैं करता हूं भाई, और वो है क्वांटाइजेशन। अब ये वर्ड आपको सुनने में किसी बैक्टीरिया या वायरस जैसा लग सकता है, इतना बड़ा वर्ड क्वांटाइजेशन, पर एक्चुअली में इसका मीनिंग कितना छोटा, इतना इतना दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इतना यार, इतना, हाँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग कितना, इतना सा।
एक्चुअली में ये सिर्फ इतना कह रहा है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मींस क्या भाई, इंग्लिश का कितना भी हैवी टर्म यूज कर लो, बेसिक बात तो बस इतनी है कि चार्ज हमेशा पूर्णांक में होते हैं, रियल नंबर्स में होते हैं। चार्ज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी इट कैन बी 1 2 3 4 5 n। बट अगर मैं कहूं कि ये 2.5 है तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 11/6 है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये इंटीजर्स में नहीं हो सकता, ये पॉइंट में नहीं हो सकता। जब भी होगा फुल टू फुल होगा, हाफ नहीं होगा भाई। ठीक है, फुल टू फुल होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, आपके पास 4 भी हो सकते हैं, डैश 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 डैश, आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो टोटल चार्ज Ne के बराबर, यानी कि चार्ज हमेशा 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, फुल टू फुल होते हैं। मैं कहूं कि मेरे पास 2.5 चार्ज है, 2.5 इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे नहीं पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा 11/6 इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज हमेशा फुल होते हैं। Q इक्वल टू Ne, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 डैश, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जीरो भी हो सकता है एक्चुअली में, पर अगर जीरो होगा तो जीरो ही आएगा, यानी चार्ज भी कितना हो गया, जीरो। जब चार्ज ही जीरो है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं यहाँ जीरो नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 डैश 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 एन, तो ये नेचुरल नंबर के बराबर हो गया। तो चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होते हैं, फुल टू फुल होते हैं, हाफ इंटीजर में ऐसा नहीं बोल सकते चार्ज को, फुल टू फुल रहेंगे। थर्ड बात जो करनी है आपको, जिसको आप बड़े अच्छे, एक काम करते हैं, इसके पहले यार एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। चलो, इफ यू हैव एक्स्ट्रा में डाल देता हूं, ठीक है। अब सीरीज में साथ साथ चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे होते रहेंगे, कभी भी एमसीक्यू के लिए छोटा सा एक क्वेश्चन कर सकते हैं बोर्ड वालों के लिए। इफ यू हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो हाउ मैनी चार्ज यू हैव। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास कितने चार्ज है एक्चुअली में, तो आपने कहा Q इक्वल टू Ne, कितने चार्ज है, 4 चार्ज है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Q इक्वल टू 4 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि चार्ज है लेकिन नेगेटिव में है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। टू टाइप ऑफ चार्ज आपने पढ़े, यहां नेगेटिव होगा, इनटू करा दिया, करा दो। ठीक है, जो भी आएगा आप लिख देना। अब मैं करा देता हूं 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये आ गया आपका चार्ज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ योर चार्ज, विच इज वेरी सिंपल और बहुत बार यूज करते हो कि अगर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जब सेम चार्ज है आपके पास, ऐसी कंडीशन में सेम चार्ज है तो यहां पर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सिव फोर्स एक्टिव होगा। याद रखेंगे, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का लगाते हैं, एक दूसरे को लात मारते हैं। याद रखेंगे, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को लात मारेंगे। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, यानी अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि अपोजिट के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। वहीं सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। यानी अगर सेम चार्ज है, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, लात मारेंगे, लेकिन क्या लाओ, पास लाओ। तो आपको तो मालूम है इसके अंदर चार्ज ज्यादा है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो चार्ज अपने आप इसके अंदर से कहां जाएगा, इसके अंदर जाएगा। चार्ज अपने आप इसके अंदर से कहां जाएगा, इसके अंदर जाएगा। कितना जाएगा, हाफ ऑफ जाएगा। आपको मालूम है एनर्जी लेवल जब इक्वल हो जाता है तो चीजें अपने आप होनी रुक जाती हैं। तो ये आपका A था, ये आपका B था। यहां देखना चार्ज Q/2 हो जाएगा और यहां भी चार्ज अपने आप क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट A एंड B था, इनके अंदर चार्ज Q और 0 था। मैंने इनको से कनेक्ट कराया, फिर दूर लेके चला गया, तो इनके अंदर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके अंदर Q/2 एंड इसके अंदर भी Q/2। क्यों, क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहां मालूम चल रहा है, चार्ज नहीं, हर चीज, एनर्जी का लेवल बैलेंस में जब तक नहीं होता तब तक कोई भी चीज का ट्रांसफर रुकता नहीं है। ठीक, तो एनर्जी बैलेंस में हो गई। जरा इस कंडीशन में भी देखो, आपके पास टोटल कितना चार्ज है, Q/2 प्लस Q/2, यानी कि Q ही है।
चार्ज कंजर्व रहे। अब इस केस में आप ये मत कहना कि यार इसके अंदर से मैंने Q/2 जितने चार्ज को खत्म कर दिया, नहीं, डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर सकते हो। और ना ही आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर आपने Q/2 जितना चार्ज उत्पन्न किया, पैदा किया, नहीं कर सकते। यू कैन नॉट क्रिएट द चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो यार। क्या कर सकते हो, मैंने ट्रांसफर कर दिया, इसके अंदर से आधा इसके अंदर ले लिया, ट्रांसफर हो सकता है, यहां पर आप इसको बना नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो अभी अभी आपने इसको पढ़ा, लेकिन इसको एक अलग प्रॉपर्टी में रिप्रेजेंट करता हूं, वो है मूविंग। चार्ज के अंदर एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है मूव करने की, तभी तो ट्रांसफर हो रहा था ना। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ए था, मेरे पास ऑब्जेक्ट बी था, इसके अंदर चार्ज क्यू था, इसके अंदर चार्ज 0 था, मैंने दोनों को एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज अपने आप इसके अंदर से इसके अंदर आने लगेंगे क्या? यानी चार्ज जो होते हैं वो मूविंग होते हैं, मूव कर सकते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर इनका ट्रांजैक्शन मूव करके हो जाता है, ये अपने आप बह सकते हैं। सिंपल सी बात कहूं तो नदी की तरह ये भी क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं, इनका ट्रांसफर हो सकता है। और उस ट्रांसफर के लिए इनके अंदर एक नई प्रॉपर्टीज, यानी एक इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं मूविंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होते हैं, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर बड़े ही आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज को एक बार जरा फटाफट देख लीजिए। चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटीज होता है, बोर्ड के लिए यही याद रखना है। क्वांटाइजेशन की बात कर लो तो मैंने कहा चार्ज ऑलवेज क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी आपको ऐसे फॉर्म में नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हमेशा फुल फॉर्म में मिलेंगे, नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे, यानी 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन Q = NE के ही फॉर्म में होगा। इसके बेस पर आपने एक एग्जाम्पल भी कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट same and opposite charges. Same charges always repel each other when opposite charges always attract to each other, यानी सेम चार्ज है तो एक दूसरे को लात मारेंगे, वहीं अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास के सिमिलर है, तो सिंपल सी बात है, चार्ज का भी कंजर्वेशन हो सकता है, यानी चार्ज को ना ही बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो कर क्या सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो और उसका मजा देख सकते हो। चार्ज मूविंग कंडीशन में होते हैं, यानी इनकी एक प्रॉपर्टी मूविंग प्रॉपर्टी भी है, इसीलिए तो उनका ट्रांसफर कर पा रहे थे आप, यानी चार्ज जो होते हैं वो मूव भी कर सकते हैं, तो ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जिसको आप इंडक्शन कहते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसका डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज सिलेबस के बाहर है इस बार उसका कोई डिस्कशन नहीं। तो इंडक्शन भी एक प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं आप इससे तो काफी हद तक इंडक्शन के बारे में समझ ही चुके होंगे कि किस तरीके से चार्ज बढ़ता है। तो बेसिक अगर छोटे छोटे सवाल आए तो इस फॉर्मेट पर बनते हैं, चार्ज कैसे डिवाइड होता है, आप इसके बेस पर सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा कोर में नहीं घुसना है कि इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और नोटबुक सभी बना लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए या इस टॉपिक के लिए स्टार्टिंग के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में अपने देखेंगे कि भाई ये कोलंबियन लॉ क्या होता है, कोलंबियन फोर्स कैसे होता है दो चार्जेस के बीच में, अगर इनके बीच रिपल या अट्रैक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है, इसको अपने अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए।